और अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लोरेंस सीरीज को या नर्सिंग ऑफिसर सीरीज है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर तमाम उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं जो बेटा आपके अपकमिंग एग्जाम है, उस अपकमिंग एग्जाम जैसे नॉरसेट, डीएसएसबी, उसके बाद में ध्यान रखना आरआरबी, उसके बाद ईएसआईसी, जीएमसीएच और जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम है उन एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन बेटा डिस्कस करते हैं। क्लियर चीज है? तो बिल्कुल आप सभी का इस क्लास के अंदर मोस्ट वेलकम है और गुड इवनिंग टू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी आप सभी को। बिल्कुल है ना, गुड इवनिंग, बिल्कुल राधे राधे, गुड इवनिंग, बिल्कुल राम राम भाई, है ना, प्रभा पांडे, बिल्कुल यस, है ना, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपको इस क्लास के अंदर आप सभी का। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज आपके किसी भी नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जितने भी आपके एग्जाम, उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। करें भाई शुरुआत आज के एमसीक्यूज की। अपन शुरुआत करते हैं तो अपना सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू ये है। देखो एमसीक्यू आपके सामने है और उसके बाद में इस एमसीक्यूज के साथ में मैंने कुछ एक रेशनल बताए वह भी आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और उसके बाद में बेटा आंसर है उस आंसर को आपको पुटअप करना है जी। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, व्हाट टाइप ऑफ प्ले, ठीक है ना, डज ए नर्स एक्सपेक्ट व्हेन ऑब्जर्विंग टोडलर। किसकी बात करें? टोडलर इन प्ले रूम विथ अदर चिल्ड्रन। इन्होंने बोला है कि एक बच्चा है और वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है और वो बच्चा क्या है, ध्यान रखना, टोडलर है। तो टोडलर बच्चा कौन सा प्ले करता है कि अपने दोस्त के साथ में कौन सा गेम खेलता है, उस प्ले को अपन बोलते हैं बेटा कोऑपरेटिव प्ले, या अपन बोल रहे हैं कॉम्पिटेटिव प्ले, उसको अपन बोलते हैं पैरेलल प्ले, या उसको अपन बोलते हैं सॉलिटरी प्ले। टोडलर का मतलब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ये हो गया 1 साल से लगाकर जो 3 साल तक का बच्चा होता है, 1 2 3 ईयर, और एक साल से लगाकर 3 साल तक का बच्चा होता है उसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, टोडलर है, उस टोडलर के नाम से जानते हैं। तो बताओ भाई टोडलर के अंदर कौन सा गेम है वो जो है वो प्ले करेगा, है ना। यहाँ पे अपन बात करें 0 से लगाकर 3 साल, उसको कोऑपरेटिव। अब जो बच्चे जो प्ले होते हैं ना एज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्ले होते हैं अपने पेडिट्री के अंदर। वैसे बच्चा आपके नॉर्मली खिलौनों से खेलता है वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ अपन ये बात कर रहे हैं कि बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग कैसे प्ले करता है। अपन यहाँ पे एज की बात करें तो 0 से लगाकर 2 साल तक बच्चा जो गेम खेलता है उस गेम को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिटरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सॉलिटरी। दूसरा अपन बात करें सर, ये हो गया आपका 2 से लगाकर 2.5 साल तक जो गेम खेलता है बच्चा उसको अपन बोलते हैं, ये हो गया इंस्पेक्टोटर। उसके बाद अपन नेक्स्ट बनाता बेटा पैरेलल। पैरेलल बच्चा ध्यान रखना 2.5 से लगाकर 3 साल के बीच में खेलता है। उसके बाद में फोर्थ वन एसोसिएटिव प्ले करता है बच्चा 3 से लगाकर 4 साल में, और जो अपन फिफ्थ बात करें उसका नाम है बेटा कोऑपरेटिव, और वो करता है ध्यान रखना 4 साल के बाद में। कोऑपरेटिव जो प्ले है वो कोऑपरेटिव प्ले यहाँ पे करता है। तो अब इन्होंने 3 साल के बच्चे की बात करी है, टोडलर का मतलब क्या होगा 3 साल। अब अपन बात करें बेटा सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है, आपको सॉलिटरी देखोगे ना इसका मतलब ही क्या होता है, एलोन। यहाँ पे क्या लिखा है, प्ले एलोन लिटिल इंटरेक्शन विथ अदर। दूसरा बच्चा साथ में खेल रहा है ना तो भी वो अपना खेलेगा और दूसरे बच्चे के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन अपना खिलौना किसी को नहीं देगा। वो दोनों ध्यान रखना अलग अलग खेलते हैं, ऐसे को अपन बोलते हैं बेटा सॉलिटरी प्ले। और सॉलिटरी प्ले बच्चे में कब तक रहता है? 2 साल तक। करते हैं क्या बेटा, अलग अलग प्ले हैं वो अलग अलग प्ले करते हैं। दूसरा अपन बात करें, ये होगा ध्यान रखना इंस्पेक्टेटर, ये 2.5 साल। इसमें वॉच अदर चिल्ड्रन बट डू नॉट ज्वाइन। इसके अंदर क्या करेगा, दो बच्चे हैं अपना अपना गेम खेल रहे हैं लेकिन अपने अपने खिलौने के साथ में खेल रहे हैं, दूसरे को देखेंगे कि वो कैसे खेल रहा है, किस तरीके से खेल रहा है, लेकिन उसके साथ में खेलने नहीं जाएंगे। और तीसरा आता बेटा पैरेलल। क्या था ध्यान रखना, पैरेलल, जो ध्यान रखना 2.5 से 3 साल तक के बच्चे में खेला जाता है। इसमें क्या होगा, इसका मतलब प्ले अलोंग साइड अदर बट नॉट टुगेदर। 2 बच्चे यदि अलग अलग खिलौनों के साथ में, 2 बच्चे अलग अलग, अपना एक बच्चा इधर खेल रहा है एक बच्चा इधर खेल रहा है, मतलब दोनों अलग अलग खेल रहे हैं, साथ में मिलकर नहीं खेल रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं पैरेलल। एक अपना गेम खेल रहा है एक अपना गेम खेल रहा है, दोनों पैरेलल हो रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहे हैं। फिर आता है एसोसिएटिव, जो 3 से 4 साल में होता है। इसमें मतलब इंटरेक्ट विथ अदर एंड ये हो गया प्रेफरेंस ऑफ पीपल एंड मिक्स्ड सेक्स ग्रुप। अब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि मिक्स्ड सेक्स ग्रुप, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सेक्स ग्रुप है ना उन सेक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, वो यहाँ पे ध्यान रखना क्या करने वाले हैं, प्ले है वो प्ले करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान रखना मतलब ये है कि खेलेंगे, लेकिन वो ध्यान रखना अपन एक दूसरे से अट्रैक्शन के साथ में। और उसके बाद में आता है बेटा कोऑपरेटिव, जो 4 साल के बाद में प्ले टुगेदर एंड शेयर गोल। उसके बाद में ध्यान रखना क्या होगा, सिंगल सेक्स है ना। इसमें सिंगल सेक्स का मतलब सेम बच्चे साथ में खेलेंगे और वो कोऑपरेट करके भाई तू ये खेल रहा मैं खेल लेता हूँ, तू ये खेल रहा मैं खेल लेता हूँ, तो उसको अपन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये कौन सा, इसका जो सही आंसर है बच्चों वो कौन सा जाएगा, सी जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए सॉलिटरी तो आप बोलोगे सर ये ध्यान रखना 1 ईयर एंड 2 ईयर चाइल्ड के लिए होता है। आपसे पूछा जाए
कोऑपरेटिव प्ले है तो आप बोलोगे ध्यान रखना 4 ईयर है, उस 4 ईयर के बाद में कॉम्पिटेटिव जो है ये ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं एसोसिएटिव, ये कॉम्पिटेटिव जो है इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे बी है, इसमें एसोसिएटिव खेलेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के प्ले होते हैं, इसके भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पूछे हैं। 1 साल का बच्चा कौन सा प्ले करता है, 2 साल का बच्चा कौन सा प्ले करता है, 3 साल का बच्चा कौन सा प्ले खेलता है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको यहाँ पे इस चार्ट को याद रखना है कि किस स्टेज में कौन सा प्ले है बेटा, वो प्ले यहाँ पे करते हैं। तो इसकी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात है वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर चीज है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन बेटा, अगला क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को बेटा आपको यहाँ पे समझना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर देना। क्वेश्चन समझो, क्या लिखा बेटा, ए चाइल्ड विथ डायग्नोसिस ऑफ इनटू ससेप्शन। एक बच्चा है और उस बच्चे को ध्यान रखना क्या हो गया बेटा, इनटू ससेप्शन हो गया है। पहली चीज तो इनटू ससेप्शन का मतलब क्या होता है, ये देखो इनटू ससेप्शन बेटा मतलब है कि यहाँ पे देखो अपन बात करें कि जो बड़ी आंत है और एक होती छोटी आंत है ना, ये हो गया देखो इंटरसेप्शन का मतलब है किसी ऑर्गन के अंदर किसी ऑर्गन का घुस जाना। मतलब मैं बोल रहा हूं ये जो अपन बोल रहे हैं बड़ी आंत थी, ये ऊपर छोटी आंत, ये जो बड़ी आंत है उसमें छोटी आंत का घुस जाना। किसकी बात करें ध्यान रखना, तो एक आंत में दूसरी आंत घुस जाएगी इस तरीके से, ये एक आंत है और इसमें ध्यान रखना दूसरी आंत है घुस जाती है, उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। एंड द नर्स रिसीव द चाइल्ड रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्ट नोट विथ साइन ऑफ द डिसऑर्डर। मतलब ऐसा आपको क्या लगेगा जिससे, ऐसा कौन सा इनमें से सिम्टम्स आएगा जिससे आपको ये लगेगा कि बच्चे की जो आंत है ना वो एक आंत का हिस्सा दूसरे आंत के हिस्से में फंस गया है ना, फंस गया है। तो उस कंडीशन को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, किस वजह से बताओ। इसमें वाटरी डायरिया आएगा तो पता चलेगा, रिबिन लाइक स्टूल आएगा तो पता चलेगा, प्रोफाउंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी तो पता चलेगा, या ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। बताओ ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा तो पता चलेगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं बेटा इसके अंदर देखो वाटरी डायरिया होता है ना, वह किसके अंदर आता है, वो सर अपन बोल सकते हैं कि वाटरी डायरिया तो आपका किसी भी कोई भी डायरियल डिजीज है, जैसे कोलेरा हो गया, इनमें आता है, ठीक है ना। तो ये आपका कोई स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा रिबिन लाइक जो स्टूल है, ये हो गया रिबिन लाइक स्टूल का मतलब यहाँ पे देखो स्टूल बिल्कुल क्या हो रहा है, ध्यान रखना ऐसे पतला पतला आ रहा है। मतलब स्टूल यदि रिबिन जैसा आ रहा है, अपन रिबिन होता है ना, ठीक है, उस रिबिन जैसा स्टूल आ रहा है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब ये होता है, ये अपन इंटेस्टाइनल, देखो ये हो गया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उस ऑब्स्ट्रक्शन में हो रहा है कि ध्यान रखना आंत आगे से क्या हो रही है, जैसे इंटेस्टाइन है, यदि मैं कह रहा हूं इंटेस्टाइन यहां से पूरी क्या हो जाए, बंद हो जाए, और इंटेस्टाइन बंद हो जाए तो यह कंटेंट वापस क्या आएगा, पेट में आएगा ना, और वापस पेट में आएगा उल्टी होगी तो उसको अपन बोलते हैं ये हो गया प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। फिर होता है ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस, और यदि ब्राइट रेड ब्लड और म्यूकस वगैरह ऐसी कंडीशन आती है तो उसको अपन बेटा ध्यान रखना डिसेंट्री है, वो डिसेंट्री के नाम से अपन यहाँ पे जानेंगे। अब यदि इसका पता करना है तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपने देखा होगा ये देखो इधर एडिमा हो रहा है इस तरीके से, तो जो इसमें स्टूल आएगा वो स्टूल कैसा होगा बेटा, इस स्टूल को अपन बोलते हैं रिबिल लाइक स्टूल। कैसा बोलते हैं ध्यान रखना, तो रिबिल लाइक स्टूल किस बीमारी में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है सर ये देखने को मिलता है इनटू ससेप्शन में। पहली बात इनटू ससेप्शन का मतलब क्या होता है, तो इनटू ससेप्शन का मतलब ये होता है कि एक आंत के हिस्से में दूसरा आंत का हिस्सा चला जाना, उसको इनटू ससेप्शन कहते हैं। और यदि एक हिस्सा देखो ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत चली गई, इसका मतलब यहाँ पे एरिया बच गया, एडिमा हो गया, और एडिमा हुआ तो ध्यान रखना स्टूल एकदम पतला आएगा, रिबिन जैसा आएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं रिबिन लाइक स्टूल। किसमें देखने को मिलता है, इनटू ससेप्शन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बेटा क्या जाएगा, बी है, वो बी यहाँ पे सही आंसर जाएगा। अगला बताओ, ये सिंपल है, आप क्वेश्चन समझोगे सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। कैसे बेटा, यहां पे देखो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन एंड सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन पेशेंट विथ, ये हो गया हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या है, बताओ ध्यान रखना, हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम अपन बोल रहे हैं कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बेटा कम हुआ है। तो बताओ फ्लूइड वॉल्यूम कम में ऐसा कौन सा सिम्टम्स आएगा जिससे आपको ये पहचानोगे कि सर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ। बताओ भाई, हार्ट रेट बढ़ेगी तब पता चलेगा फ्लूइड वॉल्यूम कम है, हाइपरटेंशन होगा तब फ्लूइड वॉल्यूम कम मानोगे, बाउंडिंग पल्स आएगी, या यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर हॉवर आएगा। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे समझना, एक होता है फ्लूइड लॉस, एक होता है बेटा फ्लूइड गेन। अब बताओ यदि अपनी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है तो कौन सा साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्लूइड की बॉडी में कमी हो तो कौन सा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। बात ये, हाइपरटेंशन हमेशा बेटा कब होता है, इंक्रीज फ्लूइड। इसकी बात करें यदि अपन बोल रहे हैं इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है तब ध्यान रखना हाइपरटेंशन होता है। दूसरा बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है बेटा भरी हुई पल्स, है ना, अपन बोल रहे हैं कि पल्स आ रही है, आपने चेक करो पल्स यहाँ पे, और पल्स एकदम आपको भरी भरी लग रही है, उसको बाउंडिंग पल्स बोलते हैं। और ये भी किसमें आता है ध्यान रखना बेटा, ये हो गया इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम में, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तब आता है। फिर देखो नेक्स्ट में लिखा यूरिन आउटपुट 1 घंटे में 30 ml आता है, तो बेटा ये नॉर्मल
किसकी बात करें ध्यान रखना, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी जो बेटा फ्लूइड वॉल्यूम है वो फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होता है, न कि कम होने की वजह से। तो बी और सी आपका कट गया। अब अपन बात करें डी, डी तो नॉर्मल में। अब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं यदि हार्ट रेट बढ़ी ना, तब अपन बोलेंगे सर उसके अंदर क्या होगा, हाइपोवोलेमिया में हमेशा हार्ट रेट बढ़ी हुई आएगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हार्ट रेट इसलिए बढ़ती है जब बेटा अपनी बॉडी में फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड कम होता है, तो अपना जो हार्ट है ना, हार्ट, ये हार्ट क्या करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करेगा। ये हार्ट क्या करेगा ध्यान रखना, जो कॉन्ट्रेक्शन है, जो पंपिंग है, उस पंपिंग को क्या कर देता है, पंपिंग को बढ़ा देता है बेटा। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि हार्ट ये सोचता है मैं ज्यादा पंप करूंगा, फ्लूइड भले कम है लेकिन मैं पंप ज्यादा करूंगा तो जितने भी मेरे शरीर के ऑर्गन है वहां तक ब्लड पहुंचेगा। तो अपना हार्ट कंपनसेट मैकेनिज्म, किसके लिए ध्यान रखना, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब बराबर करने के लिए, फ्लूइड कम है फिर भी अपना हार्ट ये कोशिश करता है कि अपने पूरे बॉडी के हिस्से तक ब्लड या फ्लूइड पहुंचे, इसलिए वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, इसलिए अपनी हार्ट रेट हमेशा बढ़ती है। तो हाइपोवोलेमिया में एकमात्र ऐसा सिम्टम्स है जिसमें अपन कहेंगे कि बेटा क्या होगा, यहाँ पे हार्ट रेट है वो हार्ट रेट बेटा इंक्रीज होगी। यस, ये ध्यान रखना है ना। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ए है वो, ए इसका बेटा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना, उसके अंदर आया था कि व्हाट डज जी स्टैंड फॉर, ये ध्यान रखना, गोवर्धन योजना है ना। गोवर्धन योजना में जी स्टैंड किसके लिए होता है, बताओ। जी फॉर ग्लोबल, जी फॉर ध्यान रखना गैल्वांजिंग, जी फॉर गवर्नमेंट, या जी फॉर, ये वापस अपने ग्लोबल लिख दिया है ना। बताओ भाई इसमें क्या होगा। और ये ध्यान रखना जो किसकी बात कर ध्यान रखना, गोवर्धन योजना है ना, इसमें जो जी है ना, उस जी का नाम क्या ध्यान रखना, ये हो गया, इसका मतलब होता है ध्यान रखना बी, और इसको अपन बोलते हैं ध्यान रखना, ये हो गया गलवांजिंग है ना। जी फॉर गलवांजिंग, ये इसमें होता है ध्यान रखना गोवर्धन योजना के अंदर। तो ये तो क्वेश्चन किसी योजना के बारे में पूछा है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। अब ये बताओ ध्यान रखना, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में बड़े तौर पे और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में बड़े तौर पे ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। किसकी बात करें ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू अल्मा आटा, ये बेटा अल्मा आटा एक जगह है, कहां पे ध्यान रखना, कजाकिस्तान में है ना। द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, बताओ अल्मा आटा ने कितने प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट दिए। अल्मा आटा ने प्राइमरी हेल्थ है ना, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं सीपीएससी। किसके नाम से जानते हैं बेटा, सीपीएससी, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको अपन बोलते हैं कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने तत्व या एलिमेंट है, बताओ भाई, 3 है, 5 है, 7 है या 8 है, कितने एलिमेंट है वो यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, बताओ भाई। अल्मा आटा ने कितने एलिमेंट्स है वो दिए। पहली चीज में बात करूं, ये सीपीएससी है ना बेटा, इस सीपीएससी को किसने दिया, ये दिया बेटा अल्मा आटा ने। किसने दिया ध्यान रखना, अल्मा आटा। और अल्मा आटा ने कब दिया ध्यान रखना, 1973 उसके अंदर। फिर इस अल्मा आटा में ध्यान रखना एक कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गई कॉन्फ्रेंस है, वो कॉन्फ्रेंस हुई। और वो कॉन्फ्रेंस कब हुई ध्यान रखना बेटा, ये हो गया 78 के अंदर। और 78 में बेटा जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने ये कहा, इन्होंने एक टारगेट लिया। क्या टारगेट लिया बेटा, वो ये लिया हेल्थ फॉर ऑल टिल 2000। अपन बोल रहे हैं कि 2000 सन 2000 तक सभी लोगों को नॉर्मल जो हेल्थ है ना, वो हेल्थ मिलनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिए, उसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा 8 एलिमेंट्स है ना, उन 8 एलिमेंट को इन्होंने जारी किया। कितने एलिमेंट्स को जारी किया, 8 बेटा। और वो कौन कौन से 8 एलिमेंट्स है, ये देखो क्या लिखा बेटा, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। 8 एलिमेंट्स कौन से, ये देखो ई एल ई एम ई एन टी और एस। कितना हो गया ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये आपके सामने 8 एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स अल्मा आटा ने दिए बेटा। 8 एलिमेंट। पहला इन्होंने कहा कि लोगों को एजुकेशन दो, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया हेल्थ प्रॉब्लम हो गए, हेल्थ से मतलब ये है कि किस तरीके से बीमारी से बचा जा सके उसके लिए। दूसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लोकल जो L4 होता है, लोकल जो भी डिजीज है ना, एंडेमिक डिजीज, उनका ट्रीटमेंट करना। फिर ई के 4 क्या होता है, एसेंशियल ड्रग, जो फ्री एसेंशियल ड्रग है बेटा वो क्या करना, लोगों को देना। उसके बाद में M4 क्या हो गया बेटा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ध्यान रखना माँ और बच्चे की जो सुरक्षित केयर है वो देना।
फिर नेक्स्ट वन होता है ध्यान रखना ई फॉर एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, बच्चे का टीकाकरण करना। और एन का मतलब होता है बेटा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देना। फिर टी का मतलब क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, जो नॉर्मली कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनका ट्रीटमेंट करना। और लास्ट में S4 क्या होता है ध्यान रखना, ये हो गया सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल 8 एलिमेंट दिए और उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को कम से कम ये 8 सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए इसको अपन बोलते हैं बेटा एलिमेंट ऑफ सीपीएसई। टोटल कितने दिए गए थे, 8 दिए गए थे और इन 8 का मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया है, तो ये चीज भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बेटा, डी है, वो डी यहाँ पे सही आंसर जाएगा। अगला बताओ भाई ये चीज क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो समझेगा वो आंसर दे देगा और जो नहीं समझेगा वो आंसर नहीं दे पाएगा। ए नियोनेट ओरल कैविटी है ना, एक नियोनेट है, नियोनेट मतलब 0 से लेकर 28 दिन का बच्चा, और आपने उसकी ओरल कैविटी को देखा, मुंह को, एंड फील्ड विथ म्यूकस एंड साइनोसिस। आपने देखा उसका मुंह है ना, मुंह के अंदर ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं म्यूकस भरा हुआ है, मुंह के अंदर पूरा मवाद भरा हुआ है। और बच्चे का कलर देखा तो बच्चा कैसा हो रहा है, ध्यान रखना ये साइनोसिस हो रहा है, बच्चे का बॉडी ब्लू ब्लू हो रही है। तो व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चे का मुंह पूरा म्यूकस से भरा हुआ है, बच्चे के मुंह में पूरा म्यूकस फंसा हुआ है और साथ में अपन बोल रहे हैं बच्चे की बॉडी भी नीली पड़ी हुई है, तो नर्स सबसे पहले क्या काम करेगी बताओ भाई। एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन, नर्स उसको ऑक्सीजन देगी। रिकॉर्ड द इंसिडेंस, नर्स इस इंसिडेंस को लिख देगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संक्शन द नियोनेट, यहां पे ध्यान रखना नर्स नियोनेट का सक्शन करेगी। और इंसर्ट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नर्स एनजी ट्यूब डालेगी, क्या करेगी बताओ, ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल है वो, सिंपल यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा। अब आपके हिसाब से आप सोचोगे तो सही आंसर है वो भी यहाँ पे बेटा कर सकते हो है ना। मुस्कान सी आंसर दे रही है, रामविलास गुप्ता है ना ए आंसर दे रहा है, संगीता यादव सी आंसर दे रही है ना, यस, खुशबू सी आंसर दे रही है। चलो भाई नैना सैनी गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे बिल्कुल अपन बात करें, अनु सी आंसर, आरती सी आंसर है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे अपन बात करें, इसमें क्या है, सीधी सी बात है, यदि कोई बच्चा है और उसके मुंह में ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं म्यूकस भरा हुआ है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस बच्चे का म्यूकस जो है वो क्लियर करना है। और उस बच्चे का म्यूकस सबसे पहले तो आपको उसमें ओरल सक्शन करना है। सक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सक्शन का मतलब ये होता है रिमूव म्यूकस सिक्रेशन, रिमूव म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम, म्यूकस सिक्रेशन ये हो गया फ्रॉम रेस्पायरेटरी। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया रेस्पायरेटरी से जो म्यूकस सिस्टम है उस म्यूकस को रिमूव करना, और उसके लिए सक्शन मशीन आती है। दूसरा ऑप्शन आप क्या राइट करोगे, फिर इसके बाद में बेटा आपको क्या देनी है, ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन देनी है। तो पहला काम आपका क्या रहेगा ये, और फिर सेकंड काम है वो सेकंड आप क्या करोगे, सर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन दोगे। अब आप बोलोगे सर इसमें हम कैसे देंगे, भाई सक्शन करेंगे कैसे, बेटा सक्शन करने के लिए यहाँ पे सक्शन मशीन होती है, क्या होती है ध्यान रखना, ये इस तरीके की एक मशीन आती है। और ऐसी मशीन यदि आपको कहीं भी दिख जाए हॉस्पिटल में तो उसका नाम क्या है, सक्शन मशीन। ये बेटा सक्शन मशीन का क्या होता है, ये प्लग होता है, और इसमें ध्यान रखना यहाँ पे ये ध्यान रखना क्या लगे हुए इस तरीके से, यहाँ मशीन यहाँ पे स्टार्ट होगी, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे सक्शन आपने स्टार्ट कर दिया, और ये प्रेशर होल्डर है, ये प्रेशर की घड़ी है जिसमें ये दिखेगा ध्यान रखना कि आपको कितना प्रेशर लगाना है। छोटे बच्चे हैं तो प्रेशर कम लगाना है, बड़े हैं तो प्रेशर 100 का रखना है, नियोनेट है प्रेशर आपको 70 का रखना है, इन्फेंट है 80 का रखना है, बच्चे हैं तो ध्यान रखना 80 का रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये नली लगी हुई है, और ये क्या करेगा, सक्शन का मतलब होता है खींचना। ये ऐसे ध्यान रखना क्या लगते हैं, इन सक्शन कैथेटर बोलते हैं। अलग अलग कलर लगते हैं क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आते हैं। ये जो है ना सक्शन कैथेटर छोटे मोटे आते हैं, छोटे बच्चों के अलग लगेंगे, बड़ों के अलग लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसी मशीन आपको दिखे तो उसको बोलते हैं सक्शन मशीन। और ये अपने मुंह के अंदर जितना भी सिक्रेशन बचा हुआ है, मुंह के अंदर कोई भी तरल पदार्थ यदि जमा हुआ है तो उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक सांस आना शुरू हो जाएगा, उस बच्चे को ऑटोमेटिक सांस आना शुरू हो जाएगा। और बच्चे को ऑटोमेटिक सांस आएगा बेटा, इसका मतलब बच्चा नीला नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांस नहीं आने की वजह से तो बच्चे की बॉडी नीली पड़ रही थी। तो ये ऐसी मशीन कभी आपको दिखे और इस तरीके के ये आपको दिखे तो ये क्या है भैया, दिस इज द सक्शन मशीन। ये क्या बेटा ध्यान रखना, सक्शन मशीन है। उस सक्शन मशीन की अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात है वो बात कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट, क्लियर है, ओके। ये हो गया आपका सक्शन मशीन। अब अगला बताओ, ध्यान रखना, ये बेटा एक क्वेश्चन, ये भी बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा यहाँ पे लिखा है एन अपगार स्कोर। पहली बात हुई अपगार स्कोर क्या है, अपगार स्कोर में आपने एक स्कोर किया और उस अपगार स्कोर में आपका 7 से 10 आया, ये ध्यान रखना नोट सेट में आया हुआ है।
किसकी बात करें, ध्यान रखना, नॉरसेट के अंदर आया हुआ है, सीएचओ के अंदर आया हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये ध्यान रखना, रिपीटेटेड पीवाईक्यू है। किसकी बात करें बेटा, ये रिपीटेटेड पीवाईक्यू है, ये ध्यान रखना, इसको बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, अब बताओ भाई, यदि अपगार एक स्कोर है, किसमें किया जाता है बताओ, ये किया जाता है बच्चों के अंदर, नियोनेट के अंदर। किसके अंदर बेटा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा इस स्कोर को किया जाएगा। और नियोनेट में कब किया जाएगा बेटा, यदि आपसे पूछा जाए सर कब करना है, तो एक तो आपको 1 मिनट जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस टाइम करना है, और दूसरा आपको बेटा कब करना है, 5 मिनट है वो 5 मिनट में 2 बार करना है, और तीसरी बार यदि आपका मन है करने का, इन दोनों में सही नहीं आ रहा है, तो लास्ट आप 10 मिनट है उस 10 मिनट पे कर सकते हो। लेकिन मेनली बात करूं तो मेनली कब किया जाता है, ये ध्यान रखना, या तो 1 मिनट पे, या बेटा अपन बात करें 5 मिनट है, उस 5 मिनट पे यहाँ पे 1 और 5 मिनट में किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर करना क्या है 1 और 5 मिनट में, यहाँ पे मैं कह रहा हूं अपगार। अपगार का मतलब क्या बेटा, ये देखो यहाँ ये इंडिकेटर APGAR, इसको अपगार बोलते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपको उसमें बच्चे का स्किन का कलर देखना है। A4 क्या होता है बेटा, अपीरेंस। अपीरेंस का मतलब होता है कलर। यहाँ पे मैं बात करूं, ये हो गया आपको यहाँ पे बेटा स्किन है, उस स्किन का कलर देखना है। ठीक है, दूसरा P का मतलब बच्चा जैसे ही होता है उसकी हृदय की धड़कन को देखना, पल्स। फिर G का मतलब होता है बेटा ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब होता है आपको बच्चे की रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखनी, बच्चा हाथ पैर फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है वो। A4 एक्टिविटी, यहाँ पे ध्यान रखना, मसल स्टोन चेक करना, बच्चा कुछ हिल रहा है डुल रहा है, हाथ हिला रहा है कि नहीं हिला रहा वो। और R4 बेटा क्या चेक करना है, रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स यहाँ पे चेक करना है। ये टोटल ध्यान रखना, अपन सॉरी रेस्पायरेशन चेक करना आपको ही है ना। टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 5। अब अपन बोल रहे हैं आप एक 0 नंबर दोगे, आप 1 नंबर दोगे और आप 2 नंबर, क्योंकि बेटा ये स्केल है ना, क्या बनी हुई स्केल। अब मैं कह रहा हूं 0 नंबर किसको दोगे, यदि बच्चा पैदा होते ही आपने बच्चे का कलर देखा और बच्चे का कलर कैसा आया बेटा, ब्लू कलर, नीला कलर और पीला कलर आया, तो आपको 0 नंबर देना है, बच्चा स्वस्थ नहीं है। और यदि अपन बोल रहे हैं बच्चा, बॉडी तो बच्चे की पिंक है लेकिन ब्लू एक्सट्रीमिटीज, मतलब बच्चा बीच में से ऐसे तो ध्यान रखना पिंक है, लेकिन यहाँ के ध्यान रखना बच्चा कैसा है, वो बच्चा हमेशा नीला दिख रहा है, तो 1 नंबर देना है। और बच्चा एकदम पिंक दिख रहा है, बच्चा एकदम चमक रहा है, इसका मतलब आपको 2 नंबर है, वो 2 नंबर यहाँ पे देने। फिर पल्स, यदि मैं कह रहा हूँ बच्चे को पल्स दिखी, आपने पल्स चेक करी, पल्स आ ही नहीं रही है, क्योंकि बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो आप 0 नंबर दोगे। अपन बोल रहे हैं पल्स बच्चे की 100 से नीचे आ रही है तो बेटा 1 नंबर दोगे, और यदि बच्चे की पल्स 100 से ऊपर आ रही है तो कितने नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पल्स 100 से ऊपर 2 नंबर, 100 से कम 1 नंबर, पल्स नहीं आ रही तो 0 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, ये हो गया ग्रीमिक, इसका मतलब बच्चा रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ये हो गया फ्लोपी, बच्चा एकदम पढ़ा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई रिफ्लेक्स नहीं है। फिर मिनिमम रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, आप बच्चे को, अपन बोल रहे हैं कोई, आप क्या कर रहे हो, हाथ से कील चुबा रहे हो, बच्चे के ध्यान रखना इंजेक्शन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, बच्चा हिल डुल रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना 1 नंबर दोगे। और प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, आपने जैसे बच्चे को टैप किया, बच्चे को थोड़ा सा आपने मारा, बच्चा रोने लग गया, इसका मतलब आप कितने नंबर दोगे, 2 नंबर, क्योंकि बच्चा हाथों हाथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है। फिर अपन एक्टिविटी, अपन बोल रहे हैं बिल्कुल बच्चा एकदम पड़ा है, फ्लेक्स्ड, तो उसको अपन बोले 0 नंबर। फिर होगा फ्लेक्स्ड आर्म लेग, बच्चा थोड़े थोड़े हाथ पैर को ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, 1 नंबर दोगे। और बच्चा बिल्कुल रो रहा है, एकदम क्राई कर रहा है, एक्टिव है, हाथ पैर हिला रहा है, हाथ पैर इधर उधर मार रहा है, इसका मतलब 2 नंबर। और रेस्पायरेशन यदि एब्सेंट है तो 0। यदि अपन बोल रहे हैं रेस्पायरेशन स्लो और इरेगुलर, रेस्पायरेशन थोड़ा कम आ रहा है और रेस्पायरेशन इरेगुलर हो रहा है, तो आपको कितने नंबर देने बेटा, 1। और उसके बाद अपन बात कर रहे हैं यदि बच्चा जोर से रो रहा है विगोरियसली, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है। ध्यान रखना, बच्चा रोना चाहिए, नहीं रोया तो दिक्कत है, पैदा होते टाइम रो दिया बच्चा, दैट्स मींस ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब की कंडीशन में आप क्या दोगे, ध्यान रखना 2-2 नंबर। इन सब की कंडीशन में आप क्या दोगे, 1-1 नंबर दोगे। और इन सब की कंडीशन में आप क्या दोगे बेटा, 0 है वो 0 नंबर दोगे। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि आपने अपगार स्कोर किया और नंबर कितना आया बेटा, 7 से 10 के बीच में आया। तो बताओ बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस है, बच्चा मॉडरेट डिस्ट्रेस है, या नो डिस्ट्रेस है, या इमीडिएटली इसको CPR दो। अब अपन बोल रहे हैं 7 से 10 स्कोर आया है, 7 से 10 के बीच में आया, 10 स्कोर तो हाईएस्ट होता है इसका मतलब बच्चे को CPR तो नहीं देना है। अपन बोल रहे हैं कि 7 से 10 आया, बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस है, क्यों बेटा 7 से 10 आया ना, 10 तो हाईएस्ट है, तो यहाँ पे बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस तो होगा नहीं। दूसरा मॉडरेट है क्या, मॉडरेट भी नहीं होगा। यदि बेटा 7 से 10 स्कोर आ रहा है ना, तो बच्चे को कोई डिस्ट्रेस नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है बेटा। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, बच्चा क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल स्वस्थ है, वो स्वस्थ रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे यदि देखो बेटा अपगार स्कोर, आपने अभी अपगार देखा, और मैं कह रहा हूं अपगार स्कोर यदि बेटा क्या होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं सर 3 आता, किसकी बात करें, अपन बोल रहे हैं कि भैया कितना आता है, अपन बोले सर 3 आता, या अपन बोल रहे हैं 5 आता, ठीक है ना। तो 5 आ गया मतलब क्या हो गया सर, मॉडरेट डिस्ट्रेस है, 3 आ गया मतलब क्या है, सीवियर डिस्ट्रेस है।
ऐसे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला 7 से 10, दैट्स मींस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, बच्चा ओके है, इसलिए आया। तो सी आंसर यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, सही है, वो सही जाएगा। ये अपगार स्कोर बच्चों में जन्मते 1 मिनट और 5 मिनट पे किया जाता है, ये ध्यान रखना है ना, ये इसको अपन बोलते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन। क्या लिखा बेटा कि द टर्म फॉर पीरियड इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बताओ, ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं कि उस टर्म को क्या कहते हैं जैसे ही बच्चा बर्थ हो गया, बच्चे के बर्थ होने के बाद में उस टर्म को क्या बोलते हैं? पेरीनेटल बोलते हैं, प्रीनेटल बोलते हैं, पोस्टनेटल बोलते हैं, या एंटीनेटल बोलते हैं? बताओ भाई। यहां मैं बात करूं बेटा, 3 कंडीशन होती है। नेटल का मतलब यहां पे बेटा 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी, ध्यान रखना। एक का नाम है प्रीनेटल, किसकी बात करें बेटा? प्रीनेटल। एक होती बेटा इंट्रानेटल, किसकी बात करें? इंट्रानेटल। और एक होती बेटा पोस्टनेटल, किसकी बात करें? ध्यान रखना, पोस्टनेटल। मैं यहां पे बात करूं बेटा, प्रीनेटल का मतलब है बिफोर लेबर या बिफोर डिलीवरी, किसकी बात करें? ये हो गया बिफोर लेबर। लेबर का मतलब होता है बच्चा पैदा होना, परसों होना। इंट्रा का मतलब होता है ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चे का लेबर है वो लेबर हो रहा है, ये हो गया ड्यूरिंग लेबर। और पोस्टनेटल का मतलब होता है बेटा आफ्टर लेबर। आफ्टर लेबर का मतलब यहाँ पे बच्चे का क्या हो गया है? जन्म हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या हो जाता है, ये हो गया बच्चे का चाइल्ड बर्थ हो गया। और चाइल्ड बर्थ वाली कंडीशन, चाइल्ड बर्थ के बाद में बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं, ये हो गया पोस्टनेटल। तो यहाँ पे पोस्टनेटल कहाँ पे है? इसमें है, इसको अपन बोलते हैं पोस्टनेटल या पोस्टपार्टम। अब आप बोलोगे सर पार्टम क्या है? देखो पार्टम यहाँ पे देखना, अपन बोल रहे हैं पार्टम। पार्टम का मतलब होता है बेटा डिलीवरी। पार्टम का मतलब क्या होता है? ये हो गया डिलीवरी को अपन बोलते हैं पार्टम। यहां मैं बात करूं बेटा प्री पार्टम, बताओ कौन सी कंडीशन? प्री पार्टम। दूसरा आता बेटा इंट्रा पार्टम, इंट्रा यानी चल रहा है, ये हो गया इंट्रा पार्टम। और उसके बाद आता बेटा पोस्ट पार्टम, किसकी बात करें? ध्यान रखना, पोस्ट पार्टम। प्री पार्टम मतलब क्या हो गया? बिफोर, ठीक है ना। पार्टम मतलब अपन बोले डिलीवरी या लेबर बोल दो, है ना। पार्टम का मतलब क्या बेटा? ये हो गया लेबर। अब अपन बोल रहे हैं बिफोर लेबर, कि लेबर होने से पहले। फिर होता है ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर चल रहा है तो उस कंडीशन में। और तीसरा अपन बोल रहे हैं, ये हो गया अपन पोस्ट, ये हो गया लेबर, जिसको अपन बोल सकते हैं आफ्टर, ये हो गया आफ्टर लेबर, लेबर के बाद में। और लेबर के बाद में मतलब क्या हो गया बेटा? ये हो गया आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद में, ठीक है। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं ये तीनों कंडीशन, नेटल बोलो या अपन बोलो पार्टम बोलो, कंडीशन एक ही होता है। नेटल बोलो, पार्टम बोलो, यहां पे अपन किसका बोलेंगे? पोस्ट पार्टम, उस पोस्ट पार्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा अगला, क्या लिखा बेटा? व्हाट इज द टर्म, उस टर्म को क्या कहते हैं? यूज्ड हाई पिच, क्या लिखा ध्यान रखना, हाई पिच म्यूजिकल साउंड, कि जब वो सांस ले रहा व्यक्ति, तो देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया, और ये एग्जाम है, उस एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया और फिर उस एग्जाम पूछा, मतलब आप सोच लो कि कितना सिंपल क्वेश्चन है और वो एग्जाम में आया है। तो इसका मतलब जो मैं PYQ बता रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये बोल रहा है कि हाई पिच साउंड है और व्हीसल जैसी आवाज आती है। मैंने आपको कहा व्हीसल जैसी आवाज किसमें आएगी? जिसके अंदर अपना एयरवे ब्लॉक हो रहा है, एयरवे आपका नैरो हो रहा है। और यहाँ पे अपन बात करें, ये हो गया नैरोविंग एयरवे, किसकी बात करें बेटा? ये हो गया नैरोविंग एयरवे। एयरवे क्या होना बेटा? नैरो। और एयरवे नैरो हो रहा मतलब किसकी बात हो रही है? ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया बेटा नैरो हो रही है। और ट्रेकिया नैरो किसमें होती है? ऐसी बीमारी को अपन बोलते हैं, ये हो गया बेटा अस्थमा। और अस्थमा में जो साउंड आता है उस साउंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? विजिंग साउंड बोलते हैं। विजिंग का मतलब व्हीसल जैसे आवाज आना। विजिंग का मतलब क्या हो गया? व्हीसल जैसे वॉइस है वो आएगी। इसका मतलब ये साउंड कौन सा बेटा? विजिंग साउंड है, वो विजिंग साउंड रहेगा। कौन सा बेटा? विजिंग साउंड है, वो विजिंग, ये ध्यान रखना, है ना। तो इसमें आपका बिल्कुल बी है, वो बी आंसर सही होगा। जो बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, यस, पक्की बी आंसर कर रही है ना, यस। उसके बाद में संगीता भी बी आंसर कर रही है, यस। विशाल विजिंग, राधे कृष्णा भी आंसर कर रहा है, बिल्कुल। राखी मौर्य भी आंसर कर रही है, काजल भी आंसर कर रही है, सुरभि भी आंसर कर रहा है, गोविंद भी आंसर कर रहा है ना, रोशनी भी आंसर कर रहा है, पवन भी आंसर कर रहा है ना, वेरी गुड, है ना। इस तरीके से आपको आंसर करना है कि पहले क्वेश्चन को देखो, सिंपल क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम आया। और मैं बात करूं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना किसके अंदर अपन बात करें? सर ये नॉरसेट के अंदर ही आया हुआ है, नॉरसेट एम्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये अपन इसमें बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अगला बताओ भाई, ये तो आपको आएगा, डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इन ब्लड सीरम। बताओ सोडियम की कमी होना, अपने ब्लड में सोडियम की कमी होना क्या कहलाता है? बताओ, ध्यान रखना, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोकैलीमिया? बताओ, ध्यान रखना। और मैं बात करूं अपना जो ब्लड है ना बेटा, ब्लड, ये हो गया ब्लड या अपना जो सीरम है,
उसमें नॉर्मल सोडियम कितना होता है। नॉर्मल अपन बात करें सर सोडियम का लेवल, तो नॉर्मल कितना रहता है बेटा, 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, वो पर लीटर यहाँ पे नॉर्मली रहता है। यदि अपन बोल रहे हैं 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बेटा कम हुआ, तो उसको अपन बोल रहे हैं बेटा ये हो गया हाइपोनेट्रीमिया। किसके नाम से जान रहे हैं बेटा, हाइपोनेट्रीमिया। और यदि 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा हाइपरनेट्रीमिया, है ना, उस नेट्रीमिया के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरा अपन यहाँ पे बात करें, इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, हाइपरनेट्रीमिया तो होगा नहीं। दूसरा अपन बात करें हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया। देखो बेटा जो कैलीमिया वर्ड है ना, वो कैलीमिया किसके लिए आप सभी को पता है सर, ये पोटेशियम के लिए। और अपन बात करें नॉर्मली जो पोटेशियम है ना, वो कितना रहता है ध्यान रखना, 3.0 से लगाकर 5. ये हो गया आपका 1, कितना 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अपने ब्लड है, उस ब्लड में यहाँ पे ये बेटा रहता है। क्लियर है। और यदि अपन बोल रहे हैं सर 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से यदि कम हुआ, तो उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं हाइपोकैलीमिया। क्या बोल रहे हैं, हाइपोकैलीमिया। और यदि 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक हुआ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया हाइपरकैलीमिया। किसके नाम से जानते हैं, हाइपरकैलीमिया। इसका मतलब सर यहाँ पे ये हाइपरकैलीमिया भी नहीं होगा और हाइपोकैलीमिया भी नहीं होगा, यहाँ पे सी आंसर होगा, उसको अपन बोलते हैं बेटा हाइपोनेट्रीमिया। क्या होगा बेटा, सी आंसर। तो याद रखो हमेशा सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का, इन सब का आपको यहाँ पे याद रखना है। इनमें नॉर्सेट में भी ध्यान रखना, सीएचओ में भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ऐसे बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चूकना नहीं है। क्लियर चीज है। अगला भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ ध्यान रखना, नेक्स्ट ये लो है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाएगा। क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ लेबर डज बेबी क्राउनिंग। बताओ लेबर की कौन सी अवस्था में बेबी का हेड बार दिखता है। बताओ क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब होता है कि अपन बोल रहे हैं प्रसव की वह कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो बेबी है उस बेबी का हेड बार दिखता है। बताओ भाई स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। ध्यान रखना लेबर में 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज, और आप सभी को पता बेटा जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज वो कब होती है ध्यान रखना, अपन ये बोल रहे हैं ट्रू पेन। कहां से ध्यान रखना, ये हो गया ट्रू पेन से लगाकर ये हो गया फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल, ये हो गया सर्वाइकल डायलेशन। उस स्टेज को अपन बोलते हैं बेटा स्टेज नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये बेटा फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल, ये हो गया किसकी बात करें ध्यान रखना, फुल सर्वाइकल डायलेशन, है ना। ये हो गया फुल सर्वाइकल डायलेशन से लगाकर ये हो गया आपका एक्सपेल बेबी। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया आपका एक्सपेल बेबी। बेबी जब तक बाहर आता है उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं, ये हो गया सेकंड स्टेज। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में अपन बोल रहे हैं, ये अपन बोल रहे हैं एक्सपेल प्लेसेंटा। यहाँ पे ध्यान रखना प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा क्या आएगी, बाहर आएगी। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि क्राउनिंग, उस बच्चे का हेड कौन सी स्टेज में बाहर दिखता है। बताओ भाई फर्स्ट में तो आपने बोला सर्वाइकल डायलेशन पूरा होगा, मतलब पूरा यूट्रस खुलेगा और सर्विक्स ओपन होगी तभी तो दिखेगा, इसका मतलब इसमें तो दिखेगा नहीं। अब दूसरा अपन बोल रहे हैं इसमें मैं कह रहा हूं बेबी खुद बाहर आ जाता है, बेबी का एक्सपेंशन हो जाता है, इसका मतलब ध्यान रखना सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी तभी बेबी का हेड आपको दिखाई देगा। और बेबी का हेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वह स्टेज कौन सी है जी, और उस स्टेज का नाम है सेकंड स्टेज, और वह रहेगा आपका लेबर की सेकंड स्टेज में हमेशा बेबी का हेड दिखता है। और बेबी का जो हेड दिखता है इसको अपन बोलते हैं बेटा क्राउनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं ध्यान रखना, क्राउनिंग, है ना। आपने देखा क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, हेड की बात होती है ना। और जब बर्थडे में अपन किसी का बर्थडे होता है तो उसके ऊपर क्राउन पहनाते हैं ना, क्राउन का मतलब ताज भी होता है ना। तो ये अपन यहाँ पे बात करें बेटा क्राउनिंग, इसका मतलब बेबी का हेड सबसे पहले सेकंड स्टेज में दिखेगा, प्लेसेंटा तीसरी स्टेज में, है ना। चौथी स्टेज थोड़ी अलग होती है, इसकी अपन बात करें तो इसमें लेबर की बात करोगे, दैट्स मींस यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है, देखो भाई इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं बात करूं द पर्पस ऑफ एपिजियोटोमी ड्यूरिंग डिलीवरी। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एपिजियोटोमी है ना, वह एपिजियोटोमी आप क्यों करते हो लेबर के टाइम। बताओ भाई इस कंडीशन में क्यों करते हैं। एपिजियोटोमी का मतलब क्या होता है, जब लेबर होता है ना, डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के टाइम, उस लेबर के टाइम ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं कि जो पेल्विस है वो छोटा है और बेबी का हेड इतनी बड़ा है, और वो बेबी का हेड पास नहीं हो रहा है, ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं मदर के पेल्विस से।
तो ध्यान रखना, इसका मतलब यहाँ पे रप्चर होने की संभावना है, यहाँ पे टीयर्स है, उस टीयर्स होने की संभावना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसके फैसिलिटेट के लिए आप एपिजियोटोमी करते हो, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपन यहाँ पे कट लगाते हैं, तो ध्यान रखना ये वेजाइनल सरफेस, और अपन बोल रहे हैं ध्यान रखना कि पेल्विस है वो पेल्विस की साइज बढ़ जाएगी, और बेबी का हेड यहाँ से ऑटोमेटिकली डायरेक्ट यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, बाहर है वो बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर चीज है। तो अब अपन यहाँ बोल रहे हैं कि आप ये जो एपिजियोटोमी करते हैं वो अपन ध्यान रखना, पहली बात तो सेकंड स्टेज के अंदर करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब की जाएगी, ध्यान रखना लेबर की सेकंड स्टेज में की जाएगी। करते क्यों है बात ये, तो यहाँ पे इसमें लिखा फैसिलिटेट फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, कि फीटल की हार्ट मॉनिटरिंग सुनने के लिए करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसके लिए ये क्यों कट करेंगे। दूसरा, अलाउ फॉर क्विकर डिलीवरी, कि आप ऐसा करोगे तो जल्दी से बेबी बाहर आ जाएगा। भैया आपको इतनी जल्दी होके कहाँ जाना है, नॉर्मल प्रोसेस जो होती है उसके अंदर नॉर्मली होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट वन बेटा, यहाँ पे प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ द वेजाइनल टिश्यू, यस सही बात है, क्योंकि यदि यहाँ प्रेशर लगेगा, बेबी का हेड बड़ा है, पेल्विस छोटा है, बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर लगेगा, जबरदस्ती बाहर आएगा, तो यहाँ से ध्यान रखना कट हो सकती है, और यहाँ पे वेजाइनल टिश्यू है वो टीयर हो सकते हैं, फट सकते हैं, है ना। और उसके बाद अपन बात करें फोर्थ वन, इंक्रीज द मैटरनल ब्लड फ्लो, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, बस अपन यही करते हैं कि प्रिवेंट द टीयरिंग ऑफ वेजाइनल टिश्यू, वेजाइनल टिश्यू के अंदर बेटा जो टीयर है वो टीयर नहीं आए, उसके लिए ही अपन यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए ही बेटा अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, तो उसके लिए ही अपन एपिजियोटोमी, वो एपिजियोटोमी का कट लगाया जाता है। किसका कट लगाया जाता है बेटा, एपिजियोटोमी, उस एपिजियोटोमी का यहाँ पे कट है वो कट लगाया जाएगा। तो ये अपन यहाँ पे बेटा किसकी बात कर रहे हैं, ये होगी। क्लियर है। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को बेटा यहाँ पे अपन ने क्या किया है, डील एंड डिस्कस किया है ना। अब इसके बाद में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बेटा अपन क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नोर सेट, इनके एग्जाम के अंदर बेटा पूछे गए, तो PYQ सेशन के अंदर आपको हर एक PYQ को अच्छी तरीके से बेटा समझना होगा, और समझने के बाद में जो आपका सपना है जिस मंजिल तक पहुंचना, उसी मंजिल तक यही सफर जो आपका है ना, यहाँ से जो शुरू करोगे वही सफर आपको बेटा उस मंजिल तक क्या करेगा, पहुंचाएगा, है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन बेटा एक दिन जरूर मिलती है। इस उम्मीद के साथ आपको ध्यान रखना, आगे प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन बेटा करते रहना है, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और यदि इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो किसी ना किसी मंजिल तक जरूर है बेटा आप पहुंचोगे। ठीक है बेटा, तो आज का ये सेशन था, इसी सेशन को यहीं बेटा एंड करते हैं, है ना। कल इंटरेस्टिंग और अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले सीखना है फिर बेटा जीतना है। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर दिस क्लास, है ना। थैंक यू।